Hello friends, today I want to discuss a very important topic related to UPSC, PSC, PCS, CG Forest and every competitive examination, and very interesting topic is now we have to deal with विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, that is साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के को शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत आने वाला स्पेस टेक्नोलॉजी को आज विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं सबसे पहले विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दो शब्दों से बना हुआ है, एक शब्द है विज्ञान, दूसरा है प्रौद्योगिकी। विज्ञान मतलब क्या होता है? सामान्य विज्ञान कहते हैं सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंशियल नॉलेज। किसे कहते हैं? सिस्टमैटिक एवं क्या, यानी कि व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? सामान्य विज्ञान, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक इन्वायरमेंट भी ले लिया जाए तो ये कुल सब्जेक्ट मिलके क्या होते हैं? ये थ्योरेटिकल पार्ट कह सकते हैं। ये एक तरह से क्या हो गया? थ्योरी हो गया। टेक्नोलॉजी क्या होता है? प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? द एप्लीकेशन ऑफ जनरल साइंस। ये जो हम लोग यहाँ पर थ्योरी में पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं और इसको मानव कल्याण यानी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया प्रौद्योगिकी? प्रौद्योगिकी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ए जनरल साइंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव कल्याण हेतु सामान्य विज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। समझ में आया? तो विज्ञान एक विस्तृत जानकारी मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक थ्योरी है और ये क्या है? प्रैक्टिकल। ये क्या है? प्रैक्टिकल है। ठीक है, और इस प्रौद्योगिकी में कौन कौन से सेक्शन आते हैं? तो इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आता है, रक्षा प्रौद्योगिकी आता है, नाभिकीय प्रौद्योगिकी आता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, नैनो टेक्नोलॉजी आता है। कई चीजें होती हैं यहाँ पर। तो ये सब हमारे पास क्या है? जैसे जैव प्रौद्योगिकी, बायो, जिसके अंदर हम लोग बायो जीन वगैरह को डिस्कस करते हैं, तो वो प्रौद्योगिकी के अंदर सारी चीजें आती हैं। जैसे तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे कौन सा पहला टॉपिक? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला ओवरव्यू हो गया कि एप्लीकेशन ऑफ ए जनरल साइंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज नोन एज टेक्नोलॉजी। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या डिस्कस करेंगे? स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजों में बटा हुआ है विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान और सामान्य विज्ञान, और दूसरा क्या है? प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान विस्तृत जानकारी है, तो आज हम लोग प्रौद्योगिकी सेक्शन में एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे और वो सेक्शन है स्पेस टेक्नोलॉजी। वो सेक्शन है स्पेस टेक्नोलॉजी। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं किसमें? अब हम आ जाते हैं किसमें? अब हम आ गए हैं यहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, या फिर इसको कहते हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी। चलिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले एक वर्ड आता है क्या? स्पेस। क्या होता है? स्पेस। स्पेस को कैसे डिफाइन करें? अंतरिक्ष क्या होता है? तो अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष को समझेंगे पृथ्वी के सतह के ऊपर, पृथ्वी के सतह के ऊपर वह अनंत क्षेत्र, वह अनंत क्षेत्र जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। द एरिया अबव द अर्थ सरफेस which the infinite area, the infinite limitless area above the earth surface which is increasing continuously, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेस। तो क्या हो गया? स्पेस क्या होता है? द यूनिटलेस या लिमिटलेस एरिया above the earth surface, above the earth surface is known as
स्पेस पृथ्वी के सतह के ऊपर अनंत स्थान जिसका निरंतर विकास हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेस। कितने तरह के स्पेस होते हैं? स्पेस को समझिए। तो मान लीजिए ये क्या है? ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर वाला स्थान को क्या कहा गया? स्पेस कहा गया। तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहला स्पेस होता है इसको बोलते हैं जियो स्पेस, या फिर इसको बोलते हैं भू अंतरिक्ष। भू अंतरिक्ष, इसका लगभग दूरी कितना होता है? 100 किलोमीटर। इस रेखा को कर्मन रेखा भी कहा जाता है। कर्मन लाइन। क्या कहा जाता है? कर्मन लाइन, कर्मन रेखा कहा जाता है। ये क्या है? यह पृथ्वी के सतह के ऊपर वह स्थान जिसके अंतर्गत कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं होते, या फिर पृथ्वी के ऊपर का वह स्थान जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभावी हो, उस एरिया को क्या कहते हैं? भू अंतरिक्ष या फिर जियोस्पेस। ठीक है। द स्पेस अबव द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इज नोन एज जियोस्पेस। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो किसी भी प्रकार का सैटेलाइट रहेगा तो कहां होगा? पृथ्वी पर वापस दिया जाएगा। इसी कारण से इस रेखा को क्या कहते हैं? कर्मन रेखा। इस स्पेस के ऊपर नियर अर्थ ऑर्बिट, निकट पृथ्वी कक्ष, लियो लगभग 2000 किलोमीटर तक, लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्य पृथ्वी कक्ष। ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 35,000 किलोमीटर होती है। उसके ऊपर लास्ट में इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, भू संस्थानिक पृथ्वी कक्ष। इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। लगभग 35,786 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। तो पहले हो गया अर्थ, अर्थ के बाद नियर अर्थ निकट पृथ्वी कक्ष लगभग 600 किलोमीटर, फिर लियो के बाद आ गया मियो 35,000 किलोमीटर, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36,000 किलोमीटर। तो सबसे पहला स्पेस हो गया। तो ये स्पेस को डिफाइन किया जाता है। पृथ्वी के ऊपर जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? जियोस्पेस कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? जियोस्पेस। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर किसी भी प्रकार के उपग्रह यानी कि सैटेलाइट मौजूद नहीं होंगे। तो ये तो स्पेस की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं किसके बारे में बात करने के लिए? कक्ष के बारे में बात करने के लिए बात कर सकते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? तो हमारे अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं उसको समझिए। यहां तक बात रही किसकी? स्पेस की। तो ऑर्बिट के बारे में बात करें तो दो वर्ड होता है। एक होता है कक्ष, एक होता है अक्ष। यानी कि एक होता है ऑर्बिट और एक होता है एक्सिस। दोनों को समझेंगे। अक्ष क्या होता है? अक्ष मतलब कोई अपने एक्सिस पर ही घूमे। जैसे एक बॉल कंटिन्यूअस घूम रहा है गोल गोल अपने, जैसे लट्टू अपने जगह पर घूम रहा है तो वो क्या हुआ? अक्ष हुआ, अपने अक्ष पर घूम रहा है। कक्ष मतलब अगर वो एक पर्टिकुलर सर्कल में एक डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो क्या हो गया? कक्ष हो गया। ठीक है। तो जिस दिशा में घूम रहा है वो क्या हो गया? कक्ष। और खुद अपने दिशा में अगर घूम रहा है, जैसे ये मार्कर है ये यहीं घूम रहा है तो ये क्या हो गया? इसका अक्ष पर, ये अपने अक्ष पर घूम रहा है। अगर ये ऐसे करके घूम रहा है यानी ये इसका क्या हो गया? कक्ष हो गया। तो ये बात समझ गए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं इसको समझिए। ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली जो ऑर्बिट को डिफाइन किया जाता है उसको समझिए। ये मान लीजिए अपना अर्थ है। इस अर्थ के
ये जो सेंटर दिख रहा है ये 0 डिग्री पर क्या होता है, भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। एक हो गया ये 90 डिग्री पर क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये पोल, इसको बोलते हैं ध्रुव या नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। अब इसके आधार पर ऑर्बिट को समझिए। अगर एक कक्ष के सामने मान लीजिए कि अपने इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के चारों तरफ अगर कोई चीज घूमता है, भूमध्य रेखा के चारों तरफ अगर कोई चीज घूमता है, ठीक है, तो इस कक्ष को कहते हैं हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। दूसरा, यदि यही जो 0 डिग्री पर है ये अगर किसी एंगल में हो, ये अगर किसी एंगल में हो यानी कि कोई कोण बनाता हो, ये अगर कोई थीटा डिग्री पर घूम रहा है तो इसे हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। और अगर ये जो ध्रुवों के आसपास अगर घूमता है, इसके आसपास, ध्रुवों के आसपास अगर घूमता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलर ऑर्बिट, ठीक है। तो 3 तरह के हो गए, कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा क्या, ये हो गया भूमध्य रेखा के आसपास, इसको क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू समस्थानिक कक्ष। अगर एंगल पर घूमे तो क्या कहेंगे, जियो सिंक्रोनस। तो कह सकते हैं जियो स्टेशनरी वो कक्ष है जिसमें जियो सिंक्रोनस में जो अगर कोण कितना डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में जो ऑर्बिट बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी, ठीक है। अब ये आगे हमारा क्या, पोलर ऑर्बिट, जो 90 डिग्री पर घूमेगा तो कितना हो गया, पोलर ऑर्बिट, ठीक है। अब तीनों का अलग अलग डेफिनेशन समझिए। ये जो जियो स्टेशनरी है इसकी क्या फिक्स किया है, जियो स्टेशनरी की जो ऊंचाई होती है वो होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। और 36,000 किलोमीटर समस्थानिक कहने का मतलब, स्थानिक कहने का मतलब या फिर भूगर्भीय कक्ष भी इसे कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ अगर कोई चीज घूमेगा तो उसका काल और पृथ्वी का काल दोनों क्या होंगे, समान होंगे। पृथ्वी का काल और उसका काल क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि पृथ्वी से अगर इस पर कोई उपग्रह मौजूद होगा, इस पे कोई सैटेलाइट मौजूद होगा, तो वो सैटेलाइट हमको स्टेशनरी दिखाई देगी। स्टेशनरी दिखाई देने का मतलब क्या होता है कि वो फिक्स्ड दिखाई देगी कि वो वहीं पर मौजूद है, ठीक है। कितनी दूरी होगी, लगभग 36,000 किलोमीटर पर ये उपग्रह होगा। और ये किसके लिए यूज होता है, तो जियो स्टेशनरी यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। क्यों कम्युनिकेशन के लिए, कि आप देखे होंगे कि हमारा लाइव टेलीकास्ट जब होता है, तो लाइव टेलीकास्ट होता है तो जिस समय जो चीज, जैसे क्रिकेट मैच इंग्लैंड में चल रहा है तो इंडिया में भी उसी समय वो दिखता है। भले वहां पर दिन है, यहाँ रात होगा, लेकिन ये स्थिति उत्पन्न भले होगी, लेकिन समय एकदम डायरेक्ट होगा, यानी वो लाइव चल रहा है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सैटेलाइट का काल और पृथ्वी का काल दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो 36,000 किलोमीटर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट आता है। इसकी एक कुछ डिमेरिट्स भी है। इसकी एक डिमेरिट्स क्या है कि इसमें ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो पोल्स को कवर नहीं कर पाते हैं। किसको कवर नहीं कर पाते हैं, पोल्स पे जो देश होंगे उसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस में भी ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन एक ही इसमें अंतर आता है, इसकी भी ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहां पर पृथ्वी से जो उपग्रह होगा वो स्टेशनरी दिखाई नहीं देगा, यानी कि फिक्स्ड पोजीशन पर दिखाई नहीं देगा। यानी कि यहां पर अगर कोई सैटेलाइट मौजूद है तो यहां पर जो अगर उपग्रह कोई मौजूद है, ये उपग्रह फिक्स्ड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर। अब आते हैं किस पे, पोलर ऑर्बिट पे, ठीक है। पोलर ऑर्बिट जो होता है वो लगभग 600 किलोमीटर के लिए उपयोगी है, लगभग 600 किलोमीटर का होता है। और ये किसको चलेगा, केवल पोल्स पर जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है पोलर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट और होता है, ये मुख्य 3 है, कौन कौन से, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगर्भीय कक्ष, भू समकालिक कक्ष, इसे क्या कहते हैं, पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्ष, ठीक है। भूगर्भीय कक्ष,
भू समकालिक, समकालिक जिसका काल समान हो। पोलर ऑर्बिट, भू गर्भ, गर्भ में पोलर ऑर्बिट मतलब ध्रुव, ध्रुव के चारों तरफ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय कक्ष। ये तीन है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं, जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर, सेम काल होगा किसका, पृथ्वी का, और इसका दोनों का काल सेम होगा। दूसरा, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में क्या अंतर है, जियो स्टेशनरी में क्या अंतर है कि इसमें क्या होगा, जो सैटेलाइट होगा वो फिक्स्ड दिखाई नहीं देगा, और ये क्या होगा, पोलर ऑर्बिट। ठीक है, ये डायग्राम आप बना सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको बना लीजिए। चलिए, 3 ऑर्बिट हो गया। चौथा जो ऑर्बिट है उसको समझिए थोड़ा सा। इसको कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है देखिए, यानी कि सौर्य समकालिक कक्ष। समझिए, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अर्थ है, इक्वेटर, जैसे ये आया, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो नेक्स्ट टाइम जब ये गुजरेगा तो ये क्या होगा, ये दूसरा पोजीशन पे आएगा, फिर वो तीसरा पोजीशन पे आएगा। ये अलग अलग पोजीशन पे क्या होते हैं, इक्वेटर पे सेम काल पर पहुंचते जाएगा। इस तरह के जो ऑर्बिट होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड पे अगर जब ये इक्वेटर को गुजरता है तो ये यहाँ पर मान लीजिए अगर 10:30 बज रहा है, तो अगले बार 10:30 सुबह का 10:30 बज रहा है, तो अगला बार जिस पॉइंट पे मान लो ये क्या है, केनिया है, तो केनिया में जब गुजरेगा तो वहां पर भी कितना बजेगा, 10:30 बजेगा। ठीक है, तो जैसे ये सन हो गया, तो सन का ये भी एंगल जो होगा वो यहाँ पर अगर कोई पोजीशन है तो ये थीटा डिग्री, यहाँ पर जो पोजीशन है वो थीटा डिग्री, यहाँ पर अगर ये क्या है, सन है, ये अलग अलग जगह है इक्वेटर का। ठीक है, सबका जो थीटा डिग्री होगा वो सेम होगा, तो सौर सन के आधार पर चलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसको जनरली यूज किया जाता है ग्लोबल टेम्परेचर को देखने के लिए, इसके टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए इक्वेटर से यहाँ गुजर रहा है, कहां से गुजर रहा है, इक्वेटर से, तो इक्वेटर पर अगर इस पॉइंट पर इंग्लैंड है, तो इस पॉइंट पे इंग्लैंड में अगर इक्वेटर गुजर रहा है तो यहाँ पर अगर 10:30 बज रहा है, तो केनिया अगर नेक्स्ट बार जब वो गुजर रहा है तो मान लीजिए वो जगह कौन सा है, केनिया है, तो केनिया में भी कितना बजेगा, सुबह का 10:30 बजेगा। फिर अगली बार मान लीजिए कोई दूसरा देश पहुंचा, तो दूसरे देश में गुजरेगा तो उस समय भी कितना बजेगा, 10:30 ही बजेगा सुबह। समझ में आ रहा है, तो इस ऑर्बिट को क्या कहते हैं, सन सिंक्रोनस। कहां यूज होता है जी, टेम्परेचर को मापन करने के लिए, जो ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो सबको देखने के लिए जो सैटेलाइट जाती है वो किस ऑर्बिट में जाती है, सन सिंक्रोनस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जी, 4 ऑर्बिट कौन कौन सा, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, पोलर एंड सन सिंक्रोनस, ये 4 प्रकार के क्या हो गए, ऑर्बिट। चलिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो ऑर्बिट की कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसी में आगे बढ़ेंगे। अब हम स्पेस टेक्नोलॉजी में हैं, अब आते हैं कुछ समझने के लिए स्पेस में क्या क्या मौजूद होता है। तो स्पेस में सबसे पहले मौजूद होता है क्या, प्लैनेट्स, जिसे हम कहते हैं ग्रह। दूसरा होता है क्या, ड्वार्फ प्लैनेट, इसे कहते हैं हम उपग्रह,
नहीं, जिसे क्या प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट मतलब बौना ग्रह। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, सैटेलाइट। सैटेलाइट्स मतलब क्या होता है, उपग्रह, बौना ग्रह, और इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या। चलिए, हमारे पास अभी हमारे सौरमंडल में कितने हैं प्लैनेट्स, तो हमारे पास प्लैनेट्स कितने हैं, 8 कुल प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के लिए कंडीशन है, सबसे पहले क्या क्या कंडीशन है, कि उसका मास जो है वो फिक्स हो। दूसरा, मास फिक्स होने का मतलब है और क्या, कि उसकी मास नोन हो, पता हो। दूसरा, स्फेरिकल शेप होना चाहिए। तीसरा, ऑर्बिट का डिस्टेंस जो होगा, कक्ष जो होगा, उस कक्ष की दूरी पता हो, साथ में कक्ष के इर्द गिर्द क्या स्थिति है वो सब पता हो। ये सारे कंडीशन होते हैं तो उसे हम क्या बनाते हैं, प्लैनेट्स, ठीक है। क्या बनाते हैं, प्लैनेट्स, ठीक है। तो कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, प्लैनेट्स कितने हैं हमारे पास, प्लैनेट्स 8 है। कौन कौन से हैं जी, चलिए पता होगा आप लोग को भी। सबसे पहला क्या है, मरकरी, वीनस, बुध, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अरुण, और फिर नेपच्यून, जिसे कहते हैं वरुण। तो ये हमारे पास क्या है, मरकरी वो पारा नहीं है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हो गया हमारे पास क्या, 8 ग्रह, ठीक है, जिनके कक्ष वगैरह निर्धारित हैं, ये सीक्वेंस में ही रहते हैं, ठीक है। बीच में सन है, उसके चारों तरफ क्या है, सोलर सिस्टम। अगला है ड्वार्फ प्लैनेट। बौना ग्रह किसे कहते हैं, बौना ग्रह क्या कहते हैं, वह ग्रह जो प्लैनेट्स और बौना ग्रह में यह अंतर है, सीधे अंतर से समझते हैं कि वह ग्रह जिनके कक्ष के आसपास की दूरी निर्धारित नहीं है या नोन नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, बौना ग्रह। मेनली ये डिफरेंस होता है कि उसकी ऑर्बिट डिफाइन ना हो या डिस्टेंस डिफाइन ना हो। अब एक चीज और है जो छूट गया, मैं बताना चाह रहा हूं कि स्फेरिकल शेप होने का मतलब क्या है। तो यार ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए सन है, तो सन के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, प्लैनेट्स। सन के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, प्लैनेट्स। सन के चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स के चारों तरफ कौन घूम रहा है जी, मून, यानी सैटेलाइट्स, ठीक है। अब एक चीज है कि कोई एक दूसरे से टकराता क्यों नहीं है, सब अपने कक्ष पे क्यों है, क्योंकि एक ग्रह पर 2 फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स आप जानते होंगे कि जिसका मास ज्यादा होगा वो मास अपने तरफ खींचेगा, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो 2 तरह के बल लगते हैं, एक बल को कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल और दूसरे को कहते हैं अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय, केंद्र के तरफ यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक अपकेंद्रीय यानी कि बाहर की तरफ लगने वाला बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक दरवाजा है, उस दरवाजा को दोनों तरफ से आदमी खींच रहा है और दोनों का बल समान है, यानी फोर्स बराबर लगा रहा है, तो क्या दरवाजा खुलेगा, नहीं खुलेगा, हल्का सा हिल के रह जाएगा। इसका मतलब है दरवाजा क्यों नहीं खुला, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा था। वही होता है, एक अभिकेंद्रीय बल जो लगता है वो लगता है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण। और अपकेंद्रीय बल किसके कारण लगता है, वेलोसिटी के कारण। तो आप देख लीजिए, यहां से आ जाएगा आपका mgh is equals to mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों mm क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, 2gh, और v वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gh, ठीक है। तो दोनों इक्वल होते हैं, इसी कारण से टकराते हैं। अब आ जाइए, चलिए ड्वार्फ पे थे हम। तो ड्वार्फ प्लैनेट वो है जिनके कक्ष निर्धारित नहीं है। तो कौन कौन से ड्वार्फ ग्रह हैं, जिसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, मेरा सब्जेक्ट ही है वो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। कैसे याद रखेंगे, पीसीएम ही पढ़ना है। कैसे याद रखेंगे,
पीसीएम ही पढ़ना है। पी से प्लूटो, सी से सीरियस, एम से मेक। ये दो बार मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूं ना जी, देखिएगा इसका नाम ही क्या है, मैक, होमिया और इरिस। अब इसका हिंदी नाम नहीं है जी, यही नाम है, ठीक है। तो कितने टोटल ड्वार्फ ग्रह है जी, 5। कौन, कैसे याद रखेंगे, पीसीएम ही पढ़ना है, पीसीएम ही पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हमारे पास सब्जेक्ट था ये, ठीक है। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, तो पीसीएम ही पढ़ना है, ये ड्वार्फ ग्रह है, ठीक है। अब आ जाइए उपग्रह। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के परिक्रमा करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उपग्रह। तो उपग्रह जनरली दो टाइप के होते हैं जी, एक होता है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है। तो प्राकृतिक, तो अभी हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग अपने भाषा में मामा जी बोलते हैं, ठीक है, चंदा मामा। तो हमारे मामा जी लोग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी प्राकृतिक ग्रहों के बारे में। तो किसके पास कितना प्राकृतिक ग्रह है, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। चलिए, मरकरी के पास दो लोग हैं जी, कौन कौन से, बुध और शुक्र। इन दोनों के पास कोई मामा नहीं है, यानी कोई चंदा मामा नहीं है, यानी इनके पास कोई भी मून नहीं है, यानी कि यहाँ पर मून की संख्या कितनी हो गई, 0, ठीक है। इनके पास कोई मामा जी नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई मामा जी नहीं है। अर्थ के पास कितने मामा हैं जी, आपको पता ही होगा कितने मामा हैं अर्थ के पास। पृथ्वी के पास एक ही अपने चंदा मामा है, अर्थ के पास एक मामा हो गए। मार्स के पास 2 मामा हैं, यानी 2 मून है। मार्स के पास कितने मून है, 2। जुपिटर के पास 79, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जी। जुपिटर, बृहस्पति के पास कितने चंद्रमा हैं, कितने उपग्रह हैं, 79। और आ गए हमारे पास शनिदेव। शनिदेव बहुत हावी हो गए, बहुत दिन से बृहस्पति हावी थे, लेकिन शनि का प्रकोप चढ़ा है। शनि अब क्या हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा जुपिटर हुआ करता है, तो सबसे ज्यादा मास ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा उपग्रह इसके पास होने चाहिए थे, लेकिन शनि जानते हो प्रभावशील हो गया है, और शनि के पास आज के डेट में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, कितने, 82। उसके बाद आए हमारे पास अरुण। यूरेनस के पास है 27, और 14 है किसके पास, नेपच्यून के पास। एक क्वेश्चन आता है जी, टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, किसका, सैटर्न का, रेड प्लैनेट। और ये जो टाइटन है, इस पर नासा रिसर्च कर रही है, यहाँ पर मैंड मिशन सैटेलाइट भेजने जा रही है, किस पर, टाइटन पर, ठीक है। तो ये कुल हो गए, किसके पास कितने मून है देख लीजिए, मार्स और वीनस के पास 0, अर्थ के पास 1, मार्स के पास 2, जुपिटर बृहस्पति के पास 79, सैटर्न के पास 82, यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 40। तो ये किसकी संख्या हो गई, मून की। तो ये कहानी हो गई किसकी, प्लैनेट्स की, ड्वार्फ प्लैनेट्स की, और ये क्या है, सैटेलाइट की। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। तो टाइटन किसका उपग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह आज से किसके पास है, सैटर्न। अच्छा, ये सब डेटा कहाँ मिलेगा, ये डेटा आपको सीधे जाना है nasa.gov.in, नासा के वेबसाइट पे जाके आप इसको अपडेट, क्योंकि ये चेंज होते रहता है, तो इसको आप क्या करेंगे, ज्यादा चेंज इन्हीं दोनों में होता है, जुपिटर और सैटर्न में, तो आप इसको जब भी चेंज हो याद रखेंगे। चलिए, ड्वार्फ प्लैनेट का क्या कोड है, पीसीएम ही, यानी कि क्या पढ़ना है, पीसीएम ही पढ़ना है। प्लैनेट्स कितने हैं, 8, ड्वार्फ प्लैनेट्स कितने हैं, 5, और उपग्रह की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कहानी हो गई किसकी, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना पार्ट खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग इसरो को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, इसरो को। तब तक के लिए हम लोग थैंक यू। आप जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।